हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आपका वीडियो का एग्ज़ाम 26-27 जून को डिक्लेयर कर दिया गया है। और इससे पहले हमारी एक वीडियो है, उसमें पूरा स्ट्रेटजी बता दी है वीडियो के एग्ज़ाम के बारे में। कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, कितने हिंदी से आ रहे हैं, कितने जीएस से, कितने रीजनिंग से, उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो में वीडियो की उसमें बता दिया गया है। और हम आज आपको रीजनिंग के जो लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिटेल सॉल्यूशन आपको देंगे। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है रीजनिंग का, इससे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़िए और ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनके बारे में हमें डिटेल बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अमन, बोमन और चमन की औसत आयु क्या है? नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और उसका आंसर बताइए। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया है, अमन, बोमन और चमन की आयु का अनुपात जो दिया है वो 6:5:3 दिया है। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। हमारा क्वेश्चन है कि हमें इनकी औसत आयु ज्ञात करनी है, अमन, बोमन और चमन की। अब इसमें दो बातें तो हमारी दी हुई हैं, इसका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें से एक ऑप्शन जो देना है, जैसे ए बी सी डी ये चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन देख के हमें बताना है कि किस ऑप्शन से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमें किसी चीज का अनुपात दिया हो, हम क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे हमें किसी चीज का अनुपात दिया हो और अगर हमें उसका औसत निकालना है या उसकी एज निकालनी है, तो सबसे पहले हमें किसी एक का अंतर पता होना चाहिए, या अंतर पता हो या किसी एक की एज पता होना चाहिए, तभी तो अनुपात से निकाल सकते हैं। जैसे हमने किसी का अनुपात दे दिया, मान लो तुम्हें 1:2, एज का मान लो या किसी संख्या का मान लो। ठीक है, अगर हमें इसका या डिफरेंस पता हो या इसकी वैल्यू पता हो या इसकी वैल्यू पता हो, तभी तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें जो दिया है पहला ऑप्शन, उसमें दिया है बोमन की आयु तीनों लोगों औसत आयु से 3 अधिक है। बोमन की आयु जो है वो तीनों लोगों की औसत आयु से अधिक है। तो इससे हम कहीं भी निकाल सकते हैं। बताइए, इसमें किसी एज का मान दिया है, ये अनुपात जो दिया है, इसमें से अगर किसी का डिफरेंस दिया हो या किसी एक की वैल्यू दी होती, तभी हम ये आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से नहीं निकल पाएगा क्योंकि कोई एज नहीं दी है। बी ऑप्शन चेक करो, बोमन और चमन की आयु में अंतर अमन और बोमन की आयु के अंतर से दोगुना है। इसमें कहीं एज वैल्यू कोई फ्रैक्शन वैल्यू निश्चित दी है? नहीं दी है। सी ऑप्शन देखो, अमन की आयु चमन की आयु से दोगुनी है, इसमें भी अनुपात दे दिया। किसी एक की जो डेफिनेट आयु दे देते तब तो हम निकाल सकते थे। ठीक है, अब हमारा डी ऑप्शन है, चमन के पहला जन्मदिन पर अमन बोमन से 9 साल बड़ा था। देखो इससे हमें एक हिंट मिला है। ये लास्ट ऑप्शन जो डी ऑप्शन है, इससे देखो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन जो दिया है, उसमें दिया है हमारा कि अमन के पहले जन्मदिन पर अमन बोमन से 9 साल बड़ा था। यानी अगर यदि अमन हमारा जिस दिन अमन का जन्म हुआ उस दिन x वर्ष का था, तो बोमन से 9 साल बड़ा है अमन, तो बोमन कितने का होगा? x-9। देखो इससे 9 साल बड़ा है ये, अगर इसमें हम 9 ऐड कर दें तो ये 9 साल बड़ा हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, आ जाएगी। अब देखो अमन बोमन से 9 साल बड़ा है। अब देखो इसमें कहा दिया है, अमन और बोमन का अनुपात कितना दिया है? 6:5। तो यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने का अंतर है? 9 का। तो 1 की वैल्यू 9 हो गई। हम तीनों की एज निकाल सकते हैं। देखो इन तीनों की एज, अगर अमन की एज देखें तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 छक्के 54। अगर बोमन की आयु देखें तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 नया में 45। और ये कितना दिया? 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 तिया 27। देखो ये आ गई हमारी अमन की, ये बोमन की, और ये किसकी आ गई? चमन की। तीनों की आयु निकल आई। तो अगर हम इनको ऐड करके 3 से भाग कर दें तो औसत आयु निकल आएगी। तो यही पूछा है कि किस ऑप्शन से हम इन तीनों की औसत आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। ठीक है,
मतलब जो अनुपात दिया होता है उसमें से अगर हमें चाहे कोई डिफरेंस दे या किसी एक की वैल्यू देते हैं तब हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में किसी की वैल्यू नहीं दी है, सेकंड ऑप्शन में किसी की वैल्यू नहीं दी है, थर्ड ऑप्शन में किसी की वैल्यू नहीं दी है, जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें हमें डिफरेंस दिया है और डिफरेंस हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। 6 में से 5 गया 1, वन की वैल्यू 9 है, अमन की चाहिए 9 छक्के 54, बॉमन की चाहिए 9 पंजे 45, चमन की चाहिए 9 तियां 27। ठीक है, ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए पूरा क्वेश्चन खुद ही पढ़िए, हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, पढ़ लो। देखो नेक्स्ट पेज में तुम्हें सॉल्यूशन दें इसका, यही देखो 8 मित्र हैं हमारे पास। अब 8 दोस्त हैं, एक व्रत में बैठे हैं, तो व्रत में बैठे हैं तो सबसे पहले हम व्रत बना लें। एक व्रत बना लिया, 8 बिठाने हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी तुम्हें बिठाने हो तो इसी प्रकार बैठाना है, आमने सामने, ये नहीं कि ये इसके सामने ना दिख रहा हो ना पता पड़ा। और हमेशा जब भी क्वेश्चन ऐसा स्टार्ट कराएं तो 2 व्रत बना लें पहले से ही। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बना लिए। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। देखिए क्या है क्वेश्चन में, 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, रात्रि भोज कर रहे हैं। ए बी के ठीक सामने है, देखो हमने ए यहां ले लिया, बी के ठीक सामने है, बी यहां ले लिया, कोई दिक्कत? ए बी के ठीक सामने है, यहां भी ले लो तुम, ए बी के ठीक सामने है। ठीक है, दोनों में एक साथ करते जाएंगे, फिर जहां दिक्कत आएगी वो वाला मिटा देंगे। ठीक है, कहना है ए बी के ठीक सामने है और ई के ठीक सामने एफ है, ए बी के ठीक सामने है और ई के ठीक सामने एफ है। अब ई के ठीक सामने ई यहां भी हो सकता है तो इसके सामने यहां भी हो सकता है, क्लियर नहीं है कहां बैठेगा ई। नेक्स्ट लाइन देखो, सी ई और ए के ठीक बीच में बैठा है, सी जो है वो ई और ए के ठीक बीच में बैठा है, तो सी या तो यहां होगा, तो ई और ए, ई इधर हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आई? सी कहां हो जाएगा? यहां, ई और ए के बीच में हो गया। अगर हम सी इधर ले लें तो सी जो है वो यहां ले लें तो ई यहां हो जाएगा। बताओ, देखो सी की 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, सी जो है वो ई और ए के बीच में हो सकता है, तो ई या तो इधर होगा या इस साइड होगा, तो हमने इधर ले लिया, इस साइड इधर ले लिया, तो जिस भी ऑप्शन से ये दोनों गलत हो, जो गलत हो जाएगा उसे छोड़ देंगे। ठीक है, देखो अब देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ो, सी ई और ए के ठीक बीच में है, डी ए के ठीक दाहिने ओर बैठा है, डी जो देखो ये लाइन पढ़ो, डी ए के ठीक दाहिने ओर बैठा है। अब ए इधर है, ए का दाएं कौन सा होगा? ये वाला होगा इधर, तो डी ए के ठीक दाहिने ओर है, तो डी इधर बैठ जाएगा। बताओ, बैठ जाएगा डी? अगर डी ए के ठीक दाहिने ओर है तो डी इधर बैठेगा? नहीं बैठ पाएगा, तो ये वाला गलत हो गया हमारा, तो इसे यहीं छोड़ दें। अब देखो अगली लाइन पढ़ो, बस इतना दिया है। ऊपर एक लाइन रह गई थी हमारी, कह रहे थे ई के ठीक सामने कौन है? ई के ठीक सामने कौन है? एफ। ई के ठीक सामने कौन है? एफ। अब देखो ई कहां? ये है, ई के ठीक सामने कौन होगा? एफ, तो एफ यहां हो जाएगा। बताओ ये चीज समझ में आ गई? ये वाला रफ कर दें, नीचे वाला तो गलत हो गया हमारा। देखो नीचे वाला तो गलत हो गया, इसे रफ कर दें। अब देखो क्या हो गया, एफ जो है वो ई के सामने है, ई के ठीक सामने है। अब देखो रह कौन सा गया? दोबारा क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ो। देखो ए बी के ठीक सामने है, बैठ गया, ए बी के ठीक सामने हो गया। ठीक है, सी ई और ए के ठीक बीच में है, सी देखो ई और ए के ठीक बीच में बैठ गया, और ई के ठीक सामने एफ है, ई के ठीक सामने एफ हो गया, एक ई के ठीक सामने एफ हो गया, ए के सामने बी हो गया, और सी जो है वो ई के बीच में है, और डी क्या है? डी ए के ठीक दाहिने ओर है, तो ए के ठीक दाहिने ओर हो गया। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूछा क्या है इसमें? तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यकता होगी। इसमें पूछा है तुम्हारा कि बी के, इसमें रह गया है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें पूछा है बी के दाहिने ओर कौन होगा? बी के दाहिने ओर। ठीक है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि बी के दाहिने ओर कौन बैठेगा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा ऑप्शन पर्याप्त रहेगा। अब हमें ये पता पड़ जाए कि जो रह कौन गए, ए बी सी डी ई, अब जो रह गए वो यहाँ 2 जगह ही बैठने पड़ेंगे,
जो बैठेंगे वो इन दो जगह ही बैठेंगे, ठीक है। तो अब देखो पहला ऑप्शन चेक करो, ए सी और डी के ठीक बीच में है, ए जो है वो सी और डी के ठीक बीच में है। इससे हमारा बी का कुछ क्लियर हुआ कि बी के इधर कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, नहीं हुआ, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करो, सी जी के ठीक सामने बैठा है, इसमें कहा है सी जी के ठीक सामने बैठा है। अब सी यहाँ है तो जी कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गई, सी यहाँ है तो जी यहाँ होगा। अब देखो रह कौन सा गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, रह कौन सा गया, एच रह गया, एच यहाँ बैठा दो। पूछा क्या है इसमें, बी के ठीक दाहिने ओर, बी के दाहिने ओर कौन सा है, एच है। कौन से ऑप्शन से क्लियर हुआ आंसर हमारा, बी ऑप्शन से, ठीक है। पहले ये देखना है, ये चित्र बनाना है, फिर ये पूछा है कि बी के दाहिने ओर कौन बैठेगा, ये किस ऑप्शन से हमें क्लियर होगा, ये बताना था, ठीक है। और देखो इन जो दो ऑप्शन रह गए ये भी चेक करके देख लेना, इनसे भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, देखो एक आदमी रुपए 2000 लेकर बाजार गया, उसने 50 किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम सेब और 2 दर्जन केले खरीदे। खरीद के बाद उसके पास शेष राशि कितनी है, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। देखिए हमारे पास है 200 रुपए, 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने कितने सेब ले लिए, 2 किलोग्राम सेब कितने के हो जाएंगे, 100 रुपए के। बताओ सेब की कीमत कितनी हो गई, 100 रुपए, ठीक है। अब ये नहीं पता हमें कि केले का भाव क्या है, अगर हमें ये पता पड़ जाए कि केले किस दर्जन से लिए हैं तो हमें पता पड़ जाएगा कि केले कितने दर्जन से लिए हैं, कितने रुपए के बैठे और कितने रुपए हमारे पास शेष रह गए, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन चेक करो, ये 2 किलो सेब थे वो 100 रुपए के आ गए, रुपए रह गए हमारे पास 100, ठीक है। अब देखिए केले का भाव कैसे पता पड़ेगा, बाजार में केले रुपए 25 किलोग्राम है, बाजार में 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, पहला ऑप्शन है, ठीक है। और देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, बाजार में केले 25 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब यहाँ दिए हैं दर्जन में केले और यहाँ दिए हैं किलोग्राम में, तो ये ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें केले का दर्जन का भाव पता होना चाहिए तभी तो पता पड़ेगा, किलोग्राम से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखो, सेब पर 5% और केले पर 10% छूट। अब छूट कितनी दी है इससे हमें कोई पता, हमें मेन मुद्दा है कि हमारा ये पता पड़ जाए कि कितने दर्जन केले, मतलब एक दर्जन केले कितने रुपए के हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 5% छूट की बात की गई है तो यहाँ भी कीमत का कोई अंदाजा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखो, 2 दर्जन केले का वजन 2 किलोग्राम सेब के वजन। अब हमें चाहिए कीमत, इसमें दिया है वेट, तो वेट से भी हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें केले की कीमत पता होनी चाहिए, मेन मुद्दा हमारा केले की कीमत निकालना है। अब देखो 1 दर्जन केले की लागत सेब के आधे किलो लागत के बराबर है। अब देखो सेब कितने रुपए किलोग्राम था, 25 रुपए, तो 1 दर्जन केले की कीमत कितनी होगी, देखो सेब की कीमत कितनी थी, 1 किलोग्राम सेब कितने के थे, 50 रुपए के थे, क्वेश्चन में दिया है। और इसमें कहा है डी ऑप्शन में कि सेब के आधे किलो की लागत के बराबर है, मतलब अगर 1 किलोग्राम सेब 25 रुपए के हैं तो 1 दर्जन केले कितने के होंगे, यदि 1 किलोग्राम सेब 50 रुपए के हैं तो 1 दर्जन केले कितने के होंगे, 25 के होंगे, क्योंकि आधी है कीमत, आधे केजी के बराबर है 1 दर्जन का मूल्य। तो केले कितने रुपए दर्जन आ गए, 25 रुपए दर्जन आ गए, और 25 रुपए दर्जन से 2 दर्जन केले कितने के हो जाएंगे, 50 रुपए के, ठीक है। 2 दर्जन केले कितने के हो जाएंगे, 50 के, और हमारे पास रुपए रह कितने गए थे, 100 में से 50 के हमने केले ले लिए, रुपए कितने शेष बचे, 50। कौन से ऑप्शन से हमारा आंसर आया, डी ऑप्शन, ठीक है। आ गया होगा समझ में, ना आया हो तो वीडियो दोबारा करके देख लें, रीस्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट कराएं, नेक्स्ट देखिए, ये भाई वीडियो के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, इनको हल्के में मत लेना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, टफ, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि रीजनिंग इजी आती है। कभी भी बैंक या वीडियो का एग्जाम देके देख लेना, पता पड़ जाएगा रीजनिंग किस लेवल की आती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, सारे क्वेश्चन टफेस्ट हैं, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति के पास, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वीडियो के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति के पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों के रूप में धन है। सिक्कों की कुल संख्या वो कितनी दी है, 150।
सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी है 150। उस व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है, यदि हमें राशि निकालनी है, उस व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। अब देखिए हमें कुल सिक्के दिए हैं, कुल संख्या दी है सिक्कों की, और ये धन दिया। अगर हमें किसी का अनुपात पता पड़ जाए कि ये किस किस अनुपात में है तो हम धन निकाल सकते हैं। ठीक है, धन कैसे निकलेगा, जैसे मान लो हमारे पास है 5 रुपए के, 2 रुपए के और कितने रुपए के हैं 1 रुपए के, और टोटल सिक्के दिए हैं 150। यदि हमें ये पता पड़ जाए ये सिक्के किस अनुपात में है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, तो हमें धन पता पड़ जाएगा। देखो पहला ऑप्शन दिया है रुपए 5 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 25 है। अब देखो 5 मूल्य वर्गों की संख्या कितनी है 25, तो 5 रुपए के 25 सिक्का, तो रुपए कितने हो जाएंगे 125, 25 पंजे 125। लेकिन हमें और 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के का पता नहीं पड़ा है अभी इसको, इस ऑप्शन के हिसाब से तो आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं और 1 रुपए के, तभी तो हम कुल धन निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। देखो बी ऑप्शन चेक करो, 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है 3:2:1, टोटल अनुपात दिया है 3:2:1। टोटल देखो धन कितना हुआ, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। देखो टोटल, यहाँ देखो टोटल सिक्के कितने हो गए 3 और 2 5, 5 और 1 6, टोटल सिक्के 6 हो गए, और टोटल सिक्के दिए कितने हैं 150, तो वन की वैल्यू कितनी हो गई 25। बताओ वन की वैल्यू 25 हो गई, तो इसका मतलब है 25 3 75। ये 75 सिक्के हैं वो कितने के हैं 1 रुपए के, और 25 की 2 से गुणा करें 25 दूनी 50 और 25 एकम 25। इसका साफ मतलब है कि हमारे 1 रुपए के वो सिक्के हैं वो कितने हैं 75, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 50 और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 25। कुल धन निकाल सकते हो, सिक्कों का अनुपात आ गया। अब अगर हम देखें 1 रुपए के 75 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे टोटल 75। कुल धन निकालने के लिए 2 रुपए के 50 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने होंगे, 50 सिक्के हैं 2 रुपए के तो 100 रुपए ये हो जाएंगे, और ये 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 25, तो 25 पंजे 125 रुपए इधर से मिल जाएंगे। टोटल कितने हो गए 5, 7 और 2 9, 1 और 1 2, 295। आंसर निकल आया हमारा कितना धन था, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ये धन निकालने की जरूरत नहीं है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम ये देख लो कि हमें किस ऑप्शन से हम आंसर निकाल सकते हैं, यही बताना है इस क्वेश्चन में, किस ऑप्शन से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हम बी ऑप्शन से तुम्हें साफ साफ दिख गया कि सिक्कों का अनुपात दिया है तो सिक्के निकाल सकते हैं, तो तुम्हें ना सिक्के निकालने की जरूरत है ना धन निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट इस आंसर से, इस ऑप्शन से हम आंसर निकाल सकते हैं, वो आंसर टिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना होता है एग्जाम में, आजकल टाइम स्पीड और आना दोनों आना चाहिए। ठीक है, अगर आप पर बहुत कुछ आता है फिर भी आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते जब तक आपके पास स्पीड नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, मोस्टली जो एग्जाम रह जाते हैं वो स्पीड की वजह से रह जाते हैं, नॉलेज की वजह से नहीं रहते। देखिए नेक्स्ट, ए बी का भाई है जो कि सी की बहन है, ए बी और सी ई और एफ की संतानें हैं। एफ का बी से क्या संबंध है, एफ व बी से क्या संबंध है, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमें यह बताना है कि एफ का बी से क्या संबंध है, इसका हमें आंसर निकालने के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। ट्राई करके देखिए और वीडियो रोक के देख लेना, हम तो करा ही रहे हैं। ठीक है, नहीं वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वैसे भी। देखिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, अगर देखो ये भाई है बी का, तो हम जब भी करते हैं तो अगर फीमेल आए तो उसे नेगेटिव और मेल आए तो उसे पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो ए के प्लस पॉजिटिव लगा दिया, ए बी का भाई है, तो इसका ये कंफर्म हो गया कि ए हमारा मेल है, ए बी का भाई है, जो कि सी की बहन है, तो बी जो है वो सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है। अब सी की बहन है तो बी नेगेटिव होगी, क्योंकि जब भी फीमेल आए तब नेगेटिव लगा लिया करो और मेल आए तो पॉजिटिव लगा लिया करो। ठीक है, और वैसे भी मोस्टली जानते हो। देखो उसके बाद क्या है नेक्स्ट लाइन, ए बी और सी, ए बी और सी किसकी संतान है, ई और एफ की, ई और एफ इन दोनों की संतान है। ये तीनों बताइए, ये तीनों इन दोनों की संतान है, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं है कि इसमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है।
क्या पता ये हस्बैंड हो, ये वाइफ हो, ये वाइफ हो, ये हस्बैंड हो। यही हमें चेक करना है कि किस ऑप्शन से ये क्लियर हो जाए कि या तो ये मेल पता पड़ जाए, या ये फीमेल पता पड़ जाए, या ये फीमेल पता पड़ जाए, या मेल। जिस ऑप्शन से ये पता पड़ जाएगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है सी एफ का पुत्र है। क्वेश्चन में दिया है सी जो है वो एफ का पुत्र है, तो क्या क्लियर हो गया हमारा कि एफ जो है वो पॉजिटिव होगा। इससे ये कंफर्म हुआ कहीं कि एफ पॉजिटिव होगा या ई पॉजिटिव होगा या एफ नेगेटिव होगा या ई नेगेटिव होगा? हुआ इस ऑप्शन से क्लियर कि कौन से इनकी मम्मी है कौन से इनके पापा है? नहीं हुआ ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है ई ए के पिता हैं। ई जो है वो ए के पिता हैं। अब देखो ई जो है वो ए के पिता है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ई जो है वो मेल है। जब ई मेल है तो ये फीमेल होंगे, तो बस ई और एफ में संबंध पता पड़ गया है। ई कौन होगा? ई हस्बैंड होंगे किसके? एफ के। अगर पूछे एफ बा बी से क्या संबंध है, एफ बा बी से, तो बी कौन है? एफ की कौन है? बी, पुत्री। ठीक है, और एफ कौन है? माता। तो किस ऑप्शन से क्लियर हुआ हमारा? ई ए के पिता हैं, इस ऑप्शन से क्लियर हो गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है जबकि उमा का रोल नंबर 16 है। दमयंती का रोल नंबर क्या है? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी? बताइए कौन सा होगा? चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, इससे पहले 3-4 क्वेश्चन हो गए, 5 सारे इसी टाइप के थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार आप ट्राई करके देखो हो जाए शायद। तो देखो क्वेश्चन है किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है। ये ऊपर से स्टार्ट हुए होंगे और यहां तक 10वें रोल नंबर पर कौन है? दिनेश है। तो इससे पहले 9, इससे पहले आए हुए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके 9 होंगे। 10वां रोल नंबर किसका है? दिनेश का है। जबकि उमा का रोल नंबर है वो कितना है? 16वां। यहाँ 16 पर कौन होंगी? उमा होंगी। ठीक है, उमा होंगी। दमयंती का रोल नंबर क्या है? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। हमें निकालना क्या है? दमयंती का रोल नंबर, यानी दमयंती कौन से नंबर पर है ये हमें बताना है कि निम्न में से किस ऑप्शन से हम पता करें, किस ऑप्शन को माने कि दमयंती का हमें रोल नंबर पता पड़ जाए। क्वेश्चन में पहला आंसर दिया है हमारा, पहला ऑप्शन कक्षा में 20 छात्र हैं। अब ये बताओ अगर 20 छात्र हो चाहे 50 छात्र हो, तो मैं ये पता पड़ा कि दमयंती का रोल नंबर कौन सा है। चाहे कक्षा में 20 हो या 50 छात्र हो, तो मैं कहीं दमयंती के बारे में बताया कि दमयंती इतने आगे है इतने पीछे है, या दमयंती उसके बाद है या उसके पीछे है। तो मैं तो कुल संख्या दे दी, कुल संख्या से दमयंती का कोई मतलब आया नहीं आया, तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा पहला। देखिए दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे है। यदि दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे किसका है? उमा का रोल नंबर है। तो दमयंती का तो वैसे ही पता नहीं पड़ा, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं दमयंती का रोल नंबर उमा के बाद है। दमयंती का रोल नंबर जो है वो उमा के बाद है। अब देखो उमा के बाद अगर मान लो दमयंती 17 पर होती तब भी उमा के बाद होती, दमयंती 18 पर होती तब भी उमा के बाद होती, दमयंती 19 पर होती तब भी उमा के बाद होती। तो ये कंफर्म हुआ कि दमयंती का रोल नंबर कौन सा है? नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर जो 16 के बाद 17 पर देखो, 18 पर देखो, 19 पर देखो, 20 पर देखो, 21 पर देखो, किसी पर भी देख लो है तो वो उमा के बाद ही। तो ये कंफर्म थोड़ी ना हुआ कि हमारा उमा का रोल नंबर कितना है। ठीक है, हुआ नहीं हुआ, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अब जब 3 गलत हो गए तो चौथा करने की जरूरत है तुम्हें, ऐसे ही लगा दो, चौथा आंसर सही होगा। ठीक है, और किसी को सेटिस्फेक्शन ना हो तो करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। हर्षद की आयु उसके बेटे की विजय की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 6 गुनी थी। सुधा की वर्तमान आयु कितनी है? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की। जितना क्वेश्चन में दिया है पहले उसे हल कर लें, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे कितना निकल रहा है कितना नहीं निकलेगा। हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की, इसका बेटा है विजय,
विजय की आयु का कितने गुना है? विजय की आयु का कितने गुना है? 4 गुना है। अगर हम मान लें विजय की आयु x है तो हर्षद की आयु 4x हो जाएगी। एक मान लो, 4 मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान सकते हो अपनी तरफ से जो तुम्हें सुटेबल लगे, बस तुम्हें 4 गुना करना है। यहाँ 2 मान लोगे तो इसे 8 मानना पड़ेगा, यहाँ 4 मान लोगे तो इसे 16 मानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 4 गुना हो गई। और सुधा की आयु 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 6 गुना थी। विजय की आयु 4 वर्ष पहले कितनी थी? x-4। विजय की आयु 4 वर्ष पहले कितनी होगी? ये वर्तमान आयु है। अगर 4 वर्ष पहले देखें तो 4 माइनस करते हैं तो विजय की आयु कितनी होगी? x-4। और इसका 6 गुना किसकी आयु थी? सुधा की आयु थी। बताओ, सुधा की आयु पता पड़ गई यहां से। सुधा की आयु x-4 गुणा 6। 4 वर्ष पहले विजय की आयु x-4। दूसरी लाइन में हमने देखा है कि 4 वर्ष पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 6 गुना थी। तो अगर विजय की आयु वर्तमान x है तो 4 वर्ष पहले x-4 और 6 गुना होगी तो गुणा 6 कर दें तो सुधा की आयु x-4 गुणा 6। अगर हमें सुधा की आयु ज्ञात करनी है तो हमें x की वैल्यू निकल आए। अगर हमें x का मान पता पड़ जाए तो हम सुधा की आयु निकाल सकते हैं। क्या अभी तो कंफर्म नहीं है कि x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकती है। अब वो हमें यही ऑप्शन देखना है कि किस ऑप्शन से हमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। 4 वर्ष कितनी बात करें? 4 वर्ष बाद। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योग से 8 अधिक होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष पहले हर्षद और सुधा की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योग से 12 कम था। हर्षद की और विजय की, सुधा की औसत आयु सम संख्या में है। देखो सम संख्या में ये ऑप्शन तो हमारा वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे सम संख्या, चलो करके देखो तुम तब तक। देखो पहला ऑप्शन ही चेक करें हम। 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। अब देखो 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। हर्षद की वर्तमान आयु कितनी है? 4x, तो ये कितनी हो गई? 4x। ठीक है, और सुधा की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? सुधा की जो वर्तमान आयु 4 वर्ष पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 6 गुनी थी। ठीक है, 4 वर्ष पहले। आप वर्तमान में लाए तो हमें इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा और फिर 4 वर्ष बाद निकालने हैं तो 8 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो हम कह रहे हैं आज हमारी आयु 16 वर्ष है, 4 वर्ष पहले हमारी आयु 12 वर्ष थी और 4 वर्ष बाद हमारी कितनी होगी? 20 होगी। तो हमने अगर हमें ये पहले वाली दी है तो 4 वर्ष बाद हमारी कितनी होगी? 16, तो +4 किए, फिर 4 वर्ष बाद निकालनी है तो 20 आई। तो इसमें कितना ऐड किया हमने? 8 ऐड किया, तो इसमें 8 ऐड कर लो। इसका अंतर देखो, इसकी आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद? तो देखो 6x - 24 + 8 साल जोड़ दें तो ये 4 वर्ष बाद की आई। ये 4 वर्ष पहले की है। पहले बार 4 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे, नेक्स्ट 4 और जोड़ेंगे तब कितने आएंगे? 4 वर्ष बाद में आ जाएंगे। देखो ये कितनी होगी? सुधा की आयु, और इन दोनों का अंतर कितना है? -6x - 24 और ये प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस का 8 बराबर कितना दिया है? 4 वर्ष का अंतर दिया है। यहां से बताओ x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो -2x और ये 24 और 8 कितने होते हैं? 24 में से 8 गए प्लस के 16 बराबर 4। 2x इधर माइनस के हैं, इधर जाके ये माइनस के 12 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब x की वैल्यू निकल आई तो 6 से यहाँ रख दो, 6 - 4, 6 में से 4 गए, 2, 2 छक्के 12। ठीक है, 4 वर्ष पहले 12 की होगी तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन, जिससे हमारी x की वैल्यू निकल आए वही आंसर होगा। ठीक है, निकल आई। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो, और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही ना है। देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से किस्म की पहचान करनी है। ए ऑप्शन है गेंडा, बी ऑप्शन है शेर, और सी ऑप्शन है बाघ, और डी ऑप्शन है भेड़िया। बताइए कौन सा आंसर होगा हमारा? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, इजी आ गया, आप तो सारे ही कर दोगे। देखो पहला ऑप्शन है गेंडा, बी है शेर, सी ऑप्शन बाघ और डी ऑप्शन भेड़िया है। तो मैं एक लॉजिक दिख रहा होगा इसमें। देखो शेर, बाघ, भेड़िया ये सारे ही मांसाहारी हैं। शेर, बाघ ये भी मांसाहारी, ये भी मांसाहारी, ये भी मांसाहारी। और हमारा जो गेंडा होता है ना,
वो हमारा शाकाहारी होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन। एक सींग वाला गैंडा होता है, एक सींग वाला गैंडा, ये कहाँ का, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये पता है किसी को? एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला जो निकला हुआ देखा होगा तुमने, सीधा होता है एक सींग वाला गैंडा, ये हमारा पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा, असम। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखिए, इन विकल्पों में से चित्र का चयन कीजिए जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है जो आकृति बी और ए के बीच है। यानी बी और ए के बीच जो रिलेशन है, मतलब इस आकृति से हमारा जिस प्रकार से ये बी आकृति आई है उसी प्रकार हमारी सी से जो डी आकृति बनी होगी वो इन चारों ऑप्शन में से बतानी है वो कौन सी होगी। ठीक है बताइए, कोई लॉजिक किसी का बैठे तो। देख लीजिए, देखो वैसे तो तुम करोगे तो काफी कुछ भी देख सकते हो, लेकिन एक सिंपल सा इसमें दिख रहा है कि ये वाला चित्र जो दिख रहा है, तो मैं ये वाला बताओ, ये वाला चित्र दिख रहा है सबको? ये वाला चित्र दिख रहा है, ये इस वाली आकृति में उल्टा कर दिया है। देखो, ये इसकी जो चोंच जो ऊपर थी वो नीचे कर दी है, बताओ कर दी है। तो सबसे पहली बात तो जो नेक्स्ट चित्र बनेगा वो इसका उल्टा बनेगा, मतलब ये बनेगा ऐसे करके। अब देखो, सबसे पहले उल्टा त्रिभुज देखना है किसमें है। उल्टा त्रिभुज इसमें है, नहीं है। उल्टा त्रिभुज इसमें है, नहीं है। उल्टा त्रिभुज इसमें है, नहीं है। तो सबसे पहले हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। ठीक है, कुछ देखना ही ना था, बस एक ही आकृति से हो गया। अगर ये उल्टा दो तीन ऑप्शन दे देते उल्टे त्रिभुज के, फिर हमें नेक्स्ट देखना था, जैसे क्या, जैसे ये देखना था हमें। ठीक है, चलो इसमें इसी से देख लो। ठीक है, उल्टा किया, उल्टा हमने कर दिया, ये एक ही ऑप्शन में दिया उल्टा और सारे ऐसे ही लिख दिए हैं। बी ऑप्शन हो गया सही। देखो नेक्स्ट, देखो नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचाने। पहला ऑप्शन है जिम कार्बेट, बी ऑप्शन रणथंभौर, सी ऑप्शन बांधवगढ़ और डी ऑप्शन तुंगभद्रा। बताइए कौन सा विषम होगा? अब ये क्वेश्चन वैसे तो रीजनिंग का है, पर जिसको थोड़ी बहुत जीएस आती है वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, क्योंकि ये वैसे तो हमारे जो हमें जीएस हल्की फुल्की पता होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में जीएस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं वो उदाहरण आपके सामने है, जैसे ये है, इसमें से विषम छांटना है हमें। अब विषम उसी को पता होगा जिसने थोड़ी बहुत जीएस पढ़ी होगी। जीएस में भी क्या पढ़ा होगा? जिसने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े होंगे वो बता सकता है। जैसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, ये राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर भी राष्ट्रीय उद्यान है और बांधवगढ़ भी राष्ट्रीय उद्यान है। और तुंगभद्रा क्या है हमारा? तुंगभद्रा एक परियोजना है। तो ये हमारी नदी पर जो परियोजना होती है वो बनी हुई होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? परियोजनाएं, हम जिनसे हम बहुत सारे लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये तुंगभद्रा हमारी परियोजना हो गई। जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, ये क्या है? हमारे तीनों राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है, रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, रणथंभौर राजस्थान। बांधवगढ़ कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में और कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रूगढ़। और राजस्थान का कौन सा है? रणथंभौर, केवलादेव, घाना, घाना पक्षी विहार भी है। ठीक है, उत्तराखंड का कौन है? जिम कार्बेट। और ये शायद सबसे पुराना भी है। इसका एक पुराना नाम क्या है इसका? जिम कार्बेट का हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा हमारा? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा क्या है? ये परियोजना है। कहां पर है तुंगभद्रा परियोजना? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी नदी पर है तुंगभद्रा परियोजना? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ये हमारी कृष्णा की सहायक नदी। सहायक किसकी है? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक के कावेरी के, कर्नाटक के कुर्ग जिले से। ठीक है, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जो स्ट्रेटेजी की वीडियो है उससे पहले जरूर देख लें, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है
धन्यवाद।